जय हिंद बच्चों, मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक अपने सभी वीडियो में समतल दर्पण के बारे में गहराई से अध्ययन किया और उस पर लगभग 5 वीडियो कवर कर लिए, जिसमें पहले 2 टॉपिक जो थे वो कंसेप्ट पर था, जबकि अगला 2 वीडियो डिस्कशन क्लास था और 5वां वीडियो जो था वो 1 शॉर्ट वीडियो था। जिससे हम लोगों ने पूरे समतल दर्पण को आसानी से कवर कर लिया। अब दोस्तों, हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण। दूसरा पढ़ेंगे टॉपिक कौन सा? अवतल दर्पण पार्ट 1। अवतल दर्पण में हम लोग आज पार्ट 1 को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज की निम्नलिखित बिंदुएं हैं। जिसमें पहला पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है। तीसरा पढ़ेंगे कि फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। चौथा पॉइंट में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। 5वां फैक्ट पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ पर होती है। जबकि लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है कौन कौन बनता है। तो दोस्तों, आज हम अपने पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो है अवतल दर्पण क्या होता है। तो बच्चों, अवतल दर्पण जो होता है वह एक खोखले गोले का भाग होता है, यानी कि एक गोला होता है और वो गोला जो होता है वो खोखला होता है। यानी यहाँ पर देखें कि एक हम खोखला गोला लेते हैं, यहाँ पर एक खोखला गोला लेते हैं और इसका एक केंद्र मानते हैं और इसका एक केंद्र मानते हैं। तो इसमें यहाँ से हम यहाँ पर कट करते हैं और एक यहाँ से कट करते हैं। तो दोस्तों, इस खोखले गोले में हम लोग 2 गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें एक का अध्ययन करेंगे, उसका नाम देंगे अवतल दर्पण। एक का नाम देंगे अवतल दर्पण, एक का नाम देंगे अवतल दर्पण, जबकि दूसरे का नाम देंगे उत्तल दर्पण। दूसरे का नाम देंगे उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं और दोनों गोलीय दर्पण जो होता है वह खोखले गोले का भाग होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना, जबकि यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बना। इसके परिभाषा की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, यह जो होता है इसे धंसा हुआ भाग जो है, यहाँ पर धंसा हुआ जो भाग है इसको हम परावर्तक सतह कहेंगे। इसको हम परावर्तक सतह कहेंगे। इसको हम परावर्तक सतह कहेंगे। जबकि इधर वाले भाग को उभरा हुआ सतह कहेंगे। इसको हम उभरा सतह कहेंगे। तो यहाँ से हम लोग अपने अवतल दर्पण का परिभाषा निकाल सकते हैं। तो देखते हैं परिभाषा क्या होता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह जो होता है वह
धंसा हुआ होता है जो अंदर की ओर होती है। कहाँ होती है? तो अंदर की ओर। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह जो होती है अंदर की ओर धंसी हुई होती है, जबकि इसका उभरा हुआ भाग जो होता है वो क्या होता है? तो कलई किया हुआ होता है। क्या होता है? कलई किया हुआ होता है। किस तरह हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, जबकि बाहर की ओर कलई किया हुआ होता है जो उभरा हुआ होता है। यहीं पर दोस्तों हम लोग उत्तल दर्पण का भी परिभाषा पढ़ लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल अवतल दर्पण के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो इसके परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि ये जो उभरा हुआ भाग है, इसका उभरा हुआ भाग जो है ये परावर्तक सतह होगा। क्या होगा? परावर्तक सतह होगा, जबकि ये अंदर की ओर जो धंसा हुआ भाग है, धंसा हुआ भाग है, वो जो है कलई है। क्या है? कलई है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जो परावर्तक सतह होता है वह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, जबकि अंदर की ओर धंसा हुआ भाग जो होता है देखिए कलई किया हुआ है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में अंदर की ओर धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है, जबकि बाहर की ओर उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ होता है। तो जबकि इसमें आएंगे तो इसके जस्ट अपोजिट कहा जाएगा। जैसे कहते हैं कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह जो होता है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, जबकि कलई किया हुआ भाग धंसा हुआ होता है। तो दोस्तों इस तरह हमने अपने आज के अवतल दर्पण में पहले टॉपिक को कवर कर लिया। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक तो की। तो दो की ओर पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, और फोकस या मुख्य फोकस अवतल दर्पण में इसे कहते हैं। तो यहाँ पर आइए समझते हैं दूसरे नंबर पर। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अवतल दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले का भाग होता है, यानी खोखले गोले का क्या होता है? तो भाग होता है। हम लोगों ने पढ़ा खोखले गोले का जो भाग होता है वह किसी न किसी केंद्र से मिलकर बना होता है, किसी न किसी केंद्र से मिलकर बना होता है। तो हम लोग दोस्तों इसमें अवतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। अवतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी हमें अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने देखा इस दर्पण का जो निर्माण हुआ था वो खोखले गोले के भाग से हुआ था, और खोखले गोले का जो भाग होता है वो कहीं ना कहीं केंद्र होता है। जो केंद्र जो होता है वही खोखले गोले के भाग का वक्रता केंद्र कहा जाता है। जिस भी दर्पण का निर्माण या उत्तल हो या अवतल हो, दोनों हो, उस दोनों दर्पण का जो निर्माण हुआ है, जिस खोखले गोले के भाग से निर्माण हुआ है, उसमें जो केंद्र होता है वही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी इस अवतल दर्पण का, इस अवतल
इस अवतल दर्पण का यदि पूछा जाए कि ये वाला भाग तो क्या कहा जाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। इसे हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। दोस्तों, वक्रता केंद्र को हम लोग कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुनिए, जिस खोखले गोले भाग से, जिस खोखले गोले का भाग जिस केंद्र से मिलकर बना हुआ होता है, वह केंद्र जो होता है उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ध्रुव क्या है। ध्रुव तो दोस्तों, या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण का जो बीच वाला भाग होता है, दोनों दर्पण का जो बीच वाला भाग होता है उसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। यानी कि ये जो दर्पण है, इस दर्पण का मिड पॉइंट जो है यहाँ पर है, यानी इस अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, तो ध्रुव कहलाएगा। दोस्तों, ध्रुव को हम लोग कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने वक्रता केंद्र को कैपिटल C से प्रदर्शित किया, ठीक उसी प्रकार हम लोग वक्र जो ध्रुव है उसको हम कैपिटल P से प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि अवतल दर्पण में हम लोगों को अब फोकस को जानना है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने वक्रता केंद्र को देखा, हम लोगों ने इस ध्रुव को देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इस दर्पण में फोकस कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, हम लोग एक रेखा खींचते हैं। हम लोग एक रेखा खींचते हैं, किससे होकर, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। कैसे रेखा खींचते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। इससे हम लोगों को इसकी फोकस की जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए, ये है वक्रता केंद्र, ये है वक्रता केंद्र, जबकि ये है ध्रुव, ये है ध्रुव। तो देखिए दोस्तों, ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीचों बीच का बिंदु हमें मिलता है, फिर से सुनिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो बिंदु हमें मिलता है उसी को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर वक्रता केंद्र है और यहाँ पर ध्रुव है, इसके बीचों बीच लगभग ये हमें पॉइंट मिला, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, तो फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, या इसी को हम लोग मुख्य फोकस भी कहते हैं। इसी को हम लोग मुख्य फोकस भी कहते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने इस फिगर के माध्यम से हम लोगों ने 3 पॉइंट को कवर किया, जिसमें पहला वक्रता केंद्र, दूसरा जो ध्रुव है और तीसरा जो है फोकस। ध्रुव जो होता है वो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, वक्रता केंद्र जो होता है वो दर्पण का केंद्र होता है, और फोकस जो होता है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का बिंदु होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें जो अवतल दर्पण होता है, इसमें जो अवतल दर्पण होता है, इसमें जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो बच्चों, हम लोगों ने अवतल दर्पण को फिगर के माध्यम से ड्रॉ करना आसानी से सीख लिए हैं। ये एक अवतल दर्पण है, ये एक जो है
खींचे, ये एक हम लोगों ने रेखा खींचा, ये हम लोगों ने एक रेखा खींचा, जिसमें ये जो होता है P, ये वाला जो केंद्र वाला भाग होता है, ये जो केंद्र वाला भाग होता है ये C, और ये बीच वाला जो भाग होता है हम लोगों ने पढ़ा कि कैपिटल F होता है। तो दोस्तों हम आपको यह बता दें इसमें कि वैसी रेखा जो इसमें हम लोगों ने रेखा खींचा है, जो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर गुजरी, अवतल दर्पण में वह रेखा जो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर गुजरी है, उस रेखा को हम लोग अक्ष कहते हैं। उस रेखा को हम लोग अक्ष कहते हैं, या इसी को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। इसी को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। तो मुख्य अक्ष के बारे में हम लोगों ने समझा। अब समझते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है, पहला पॉइंट समझें कि जो ये फोकस है और ये जो ध्रुव है, इस दोनों बीच की दूरी जो होती है, यानी P और F, P और F के बीच की दूरी, बच्चों यहाँ समझें कि ये दर्पण हुआ और ये गोल हुआ, यानी कि ध्रुव हुआ, और ये जो है फोकस। तो दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के फोकस के जो बीच की दूरी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। बच्चों हम लोग फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों हम लोग फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह हम लोगों ने देखा कि इसके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है, इसे क्या कहते हैं, तो स्मॉल f कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो स्मॉल f कहते हैं। पढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट को और समझते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो बच्चों देखिए, ये जितनी दूरी होती है, यानी P और कैपिटल F के बीच जितनी दूरी होती है, उतनी ही दूरी F और C के बीच होती है। यानी कि कैपिटल F और C के बीच दूरी होती है। यानी इन दोनों के बीच की दूरी जो स्मॉल f है, यानी कि इसके बीच की दूरी को भी हम लोग स्मॉल f कह सकते हैं। यानी कि यहाँ और यहाँ मिलकर दोनों f जो हैं 2f बन जाते हैं, 2f बन जाते हैं। और यही 2f जो होता है, इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। तो वक्रता त्रिज्या जो है, कैपिटल R बराबर हम लोगों ने देखा, कैपिटल R बराबर हम लोगों ने देखा कि 2f, यानी कि यहाँ से हम लोग यदि f निकालें, यहाँ से हम लोग f निकालें, तो ये r और ये 2 गुणे f जो है गुना में है, तो ये 2 जो हो जाएगा इधर आकर भाग में हो जाएगा। यानी कि स्मॉल f बराबर r/2, जिसको हम लोग अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस
इसे कहते हैं। तो एक अवतल दर्पण लेते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं जिसका बीच वाला पॉइंट जो हो जाएगा कैपिटल P, और ये जो हो गया मुख्य अक्ष, ये जो हो गया मुख्य अक्ष। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ देखा है कि हो जाएगा वक्रता त्रिकेंद्र, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, और ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा मुख्य फोकस, ये हो जाएगा मुख्य फोकस। ये क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस। तो बच्चों हम लोग इस मुख्य अक्ष के समानांतर, इस मुख्य अक्ष के समानांतर इस तरह समानांतर, इस तरह से समानांतर प्रकाश की किरण को गुजारेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण को गुजारेंगे। ये किरण जो है ये अनंत से आएगी, ये किरण जो है कहाँ से आएगी? तो अनंत से आएगी। यदि अवतल दर्पण है, यदि अवतल दर्पण है, यदि अवतल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण इस दर्पण से टकराने के बाद, इस दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से होकर। कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से होकर। तो हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर यदि प्रकाश को गुजारते हैं तो अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरण को परावर्तित करने के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है वह बिंदु इस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यानी हम लोग इसे इस तरह समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर और देखते हैं बच्चों कि अगला फैक्ट क्या पढ़ना है। 5वां फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ पर रखी जाती है। 5वां फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ पर रखेंगे। तो देखते हैं 5वां पॉइंट में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि यदि एक अवतल दर्पण है तो इसमें अलग अलग स्थितियां जो होती है, अलग अलग वस्तु जो होते हैं, अलग अलग स्थितियां जो होती है उसके अनुसार उसका प्रतिबिंब अलग अलग जगहों पर बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग बस ये कवर करेंगे कि वस्तु जो होती है अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ पर रखी जाएगी। तो देखते हैं, ये हो गया ध्रुव, यहाँ पर हम लोग ले लिया फोकस, और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया सी वक्रता केंद्र, और ये वाला जो भाग यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर होगा
अनंत। तो हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को कितने स्थितियों पर रखेंगे, तो 6 स्थितियों पर रखेंगे। अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग 6 स्थितियों पर रखकर उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। तो समझते हैं कि 6 बिंदु वह कौन कौन सी होगी। तो पहला बिंदु जो होगा वह अनंत होगा। पहला स्थिति जो होगा वस्तु को रखने का वो अनंत होगा। दूसरा वस्तु जो रखने की स्थिति होगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि यहाँ पर रहेगा। तीसरा स्थिति जो होगा वह वक्रता केंद्र 3 पर होगा। चौथी स्थिति जो होगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, चौथी स्थिति होगी। पांचवी स्थिति जो होगी हम लोग फोकस पर रखेंगे। 6वीं स्थिति जो होगी हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने देखा है कि अवतल दर्पण में वस्तु को 6 स्थितियों में रखा जाता है और उसका अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। पहला स्थिति जो है अनंत पर, दूसरा स्थिति जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा स्थिति जो है स्वयं वक्रता केंद्र पर, चौथी स्थिति जो है सी और एफ के बीच, पांचवी स्थिति जो है फोकस पर और 6वीं स्थिति जो है फोकस और ध्रुव के बीच। अगले वीडियो में इस का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे और अच्छे ढंग से इसको कवर करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, देखते हैं आगे क्या है। तो बच्चों अगला पॉइंट जो है जो देखते हैं कि क्या है कि अवतल दर्पण जो है उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, वह कौन कौन सा होता है। तो अवतल दर्पण जो है इसमें 6 स्थितियां होती है। इसमें 6 स्थितियां होती है जिसमें 5 और 1 यहाँ पर 6। इस 5 स्थिति में हम लोग अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इस पांचों का जो प्रतिबिंब बनता है यह वास्तविक और उल्टा बनता है। जबकि एक केवल एक में हम लोग इसका प्रतिबिंब काल्पनिक प्राप्त करेंगे। काल्पनिक तथा सीधा प्राप्त करेंगे। तो देखा कि हम लोगों ने अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब को प्राप्त किए। 5 स्थितियों में वास्तविक बना और उल्टा बना, जबकि एक स्थिति में काम बना तो काल्पनिक और सीधा बना। तो बच्चों हम लोग का यह पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। और बताइएगा कि यह हमारा प्रयास कैसा रहा, जिससे हम लोग अपने अगले वीडियो की ओर अग्रसर होंगे। जय हिंद।